मास का मोल्स के साथ। तुम्हारी फर्स्ट क्लास है क्या बेटा? आज लेक्चर यूट्यूब में आ गया ना तुम लोगों के पास, वो देख लेना बेटा पिछले का है। मास का मोल्स के साथ, क्वांटिटी का मोल्स के साथ और वॉल्यूम का मोल्स के साथ क्या रिलेशनशिप होता है वो हम लोगों ने पढ़ा था, और वो सारी चीजों को डिराइव करके समझने की कोशिश करी थी कि वो चीज अगर हम लोग बोल रहे हैं वैसा तो क्यों बोल रहे हैं। जो भी ग्राम एटॉमिक मास होता है, जो भी ग्राम एटॉमिक मास होता है वो मास ऑफ 1 मोल पार्टिकल्स होता है। 1 मोल पार्टिकल के मास को रिप्रेजेंट करता है कौन? ग्राम एटॉमिक मास। इसीलिए उसको क्या बोलते हैं बेटा? मोलर मास। तो जैसे कार्बन, अब ग्राम एटॉमिक मास क्या होता है? मास नंबर के पीछे में ग्राम। तो कार्बन के 1 मोल को कितना मास बता रहा है? 1 मोल मतलब कितना मास? 12 ग्राम। अरे कितना मास? 1 मोल मीन्स 12 ग्राम। आपसे पूछेगा 1 ग्राम में कितने मोल, तो आप क्या करोगे? 1/12 मोल। और क्या बोलो ना? हाँ बोलेगा x ग्राम है मेरे पास, x ग्राम है तो उसका कितने मोल्स? तो x इंटू 1/12 मोल। मतलब जो भी मास दिया हुआ है उससे मोलर मास को डिवाइड करने पे जो मास है वो किस में चेंज हो जाता है? मोल्स में चेंज हो जाता है। तो मैंने आप लोगों को बताया था कि बेटा जो भी मास दिया होगा उससे मोलर मास अगर आप डिवाइड कर दोगे तो चीजें किस में आ जाएगी? नंबर ऑफ मोल्स में। अब कार्बन का 1 मोल मतलब 12 ग्राम, 2 मोल मतलब 3 मोल मतलब 4 मोल मतलब n मोल मतलब n इंटू 24। तो जब भी आपके पास नंबर ऑफ मोल्स होंगे तो आप क्या करेंगे बेटा? मल्टीप्लाई करेंगे मोलर मास का, तो वेट में आ जाएगा। ये बात किसी को है क्या प्रॉब्लम? थोड़ा बहुत समझ में आया? नहीं आया? कुछ नहीं आया? ग्राम एटॉमिक मास मोलर मास होता है। अगर आपको ये पता है तो आप उसको यूज करके आप वेट को नंबर ऑफ मोल्स में चेंज कर सकते हो, डिवाइड बाय मोलर मास। जैसे मैंने किसी को बोला कि मैं 6 ग्राम का 1 मोल मानूंगा, तो 12 ग्राम मतलब कितना मोल? मैं 6 ग्राम को 1 मोल मानूंगा तो 12 ग्राम मतलब कितना मोल? कैसे निकाले? तो वही तो मैं किया कि जो भी किसी सब्सटेंस का मोलर मास होगा मैं वेट से डिवाइड कर दूंगा तो नंबर ऑफ मोल्स आ जाएगा। मैं भी तो वही किया जो तुम किए, तो फिर क्या समझ में नहीं आया? 1 मोल का मैं 6 ग्राम मानूंगा तो 2 मोल मतलब कितना ग्राम? 3 मोल मतलब कितना ग्राम? अरे 6 इंटू 3 कर दो, 18 कर दो। हाँ तो देखो वही तो कर रहा हूँ। नंबर ऑफ मोल्स अगर मेरे पास है तो मोलर मास मल्टीप्लाई करके वेट में जा रहा हूँ। आई बात समझ में? 1 मोल जो होता है बेटा 6.022 इंटू 10⁻23 होता है। तो नंबर ऑफ पार्टिकल्स कैलकुलेट करने के लिए, हम क्या करते हैं? इंटू Na कर देते हैं। 1 मोल मतलब Na 6.022 इंटू 10⁻23। तो जितने भी नंबर ऑफ मोल्स होंगे इंटू Na कर देंगे तो नंबर ऑफ पार्टिकल्स आ जाएंगे। नंबर ऑफ पार्टिकल्स आपके पास है तो डिवाइड बाई Na कर देंगे तो नंबर ऑफ मोल्स आ जाएगा। अरे कोई भी जो यूनिट है ना उससे डिवाइड करते हैं यार। इतना दिमाग, इतना मैथ तो अपने दिमाग में होना चाहिए। जैसे 3 का मैं मान लो 1 यूनिट लेता हूं तो 6 में कितने यूनिट होंगे? 2, क्योंकि हर 3 का एक ग्रुप, तो 6 में 2। तो जो भी आपका जैसे ये Na है तो जब नंबर ऑफ पार्टिकल्स दिए रहेंगे बहुत सारे तो हर Na को 1 मोल बना के सेपरेट करोगे ना, तो डिवाइड बाय Na, नंबर ऑफ पार्टिकल्स डिवाइड बाय Na इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स। सिंपल सी चीज। वॉल्यूम के साथ क्या रिलेशनशिप देखे थे? नंबर ऑफ मोल्स, 1 मोल एनटीपी पे ऑक्यूपाई करता है 22.4 लीटर। दुनिया की कोई भी गैस हो, एट एसटीपी 1 मोल गैस ऑक्यूपाइज 22.4 लीटर। मतलब 1 मोल गैस का वॉल्यूम होगा
22.4, 2 मोल का कितना होगा 22.4 इंटू 2, 3 मोल का कितना होगा 22.4 इंटू 3, 4 मोल का कितना होगा 22.4 इंटू 4। तो नंबर ऑफ मोल्स आपके पास हैं, तो वॉल्यूम ऑफ गैस एट एसटीपी कैसे निकलेगा, बोलो, इंटू 22.4 लीटर। अब आपके पास वॉल्यूम है पहले से, नंबर ऑफ मोल्स कैसे निकालोगे, डिवाइड बाय 22.4, क्योंकि हर 22.4 मतलब 1 मोल, हटा दिए, डिवाइड करते गए, जितने में डिवाइड हुआ वो क्या आ गया बेटा आपका, समझ में आता है क्या? हाँ, ये हम लोगों ने लास्ट क्लास में पढ़ा था, ठीक है। अभी हम लोग पढ़ेंगे बेटा परसेंटेज कंपोजिशन। क्या पढ़ेंगे, परसेंटेज कंपोजिशन। परसेंटेज कंपोजिशन में हम किसी भी मॉलिक्यूल में किसी पर्टिकुलर एलिमेंट का क्या परसेंटेज है हम वो कैलकुलेट करते हैं। जैसे अगर मैं मान लो कार्बन डाइऑक्साइड लेता हूं, क्या लेता हूं, कार्बन डाइऑक्साइड लेता हूं, तो कार्बन का एक एटम ऑक्सीजन के 2 एटम से रिएक्ट किया हुआ है और CO2 बनाया हुआ है, बोलो हाँ। अब अगर मैं कार्बन डाइऑक्साइड के एक मॉलिक्यूल को देखूंगा तो मुझे कार्बन का एक एटम मिलेगा और ऑक्सीजन के 2 एटम मिलेंगे, बोलो हाँ। परसेंटेज निकालने का क्या तरीका हो सकता है, परसेंटेज निकालने का क्या तरीका होता है कि देखो, आप टोटल पहले आप निकालते हो, दिमाग में थोड़ा सा मैथ्स रखो, फ्रैक्शन कैसे निकालते हैं, जब टोटल वैल्यू से डिवाइड करते हैं तो फ्रैक्शन आता है, और जब इनटू 100 कर देते हैं तो वो चीज क्या हो जाती है, परसेंटेज। जैसे अगर आपने 500 मार्क्स में आपने 400 मार्क्स लेके आए, तो देखो ध्यान से, 400 मार्क्स लेके आपने आया, टोटल पेपर का जो मार्क्स था वो कितना था 500। तो अगर 1 मार्क का पेपर होता तो आपका मार्क्स अगर वही रेशियो आएगा तो आएगा 400/500। ये फ्रैक्शन है आउट ऑफ 1। तो फ्रैक्शन को कैलकुलेट करने के लिए जो भी नंबर है टोटल वैल्यू से क्या कर देते हैं, डिवाइड कर देते हैं, समझ में आया? और जब मैं इसमें इंटू 100 कर दूंगा, मतलब 400 डिवाइड बाय 500 इंटू 100 कर दिया मैंने, तो अब ये 100 के रेस्पेक्ट में, ये 100 में कितना, समझ में आ रहा है क्या? तो परसेंटेज कैसे निकलेगा बेटा, तो देखो यहां पे ध्यान से, आप एक मॉलिक्यूल कार्बन डाइऑक्साइड का मास बताओ जल्दी से, कार्बन डाइऑक्साइड के एक मॉलिक्यूल का मास कितना होगा, क्या बोल रहे हो, 32 प्लस 44 ग्राम। ग्राम होगा कि नहीं होगा, जल्दी बोल। 44 ग्राम मतलब 1 मोल। मैं तुम लोगों को, तुम लोग 12th प्लस हो, फिर भी मैं वो लास्ट क्लास में इतनी सब बातें ये सब क्यों बता रहा हूं, ताकि तुम गलती मत करो। तुम अभी भी 44 ग्राम बोलोगे तो मेरे इतना सब बताने का क्या मतलब है, कि एकदम जैसे बच्चे को ऐसा वो कर करके पढ़ा रहे हैं कि बेटा देखिए ये है, ये B है, ये C है, ये D है। क्यों बता रहा हूं मैं इतनी बात, 44U कितनी बार लिखा था यहाँ पे कि बेटा 44U या 44 ग्राम, ये 1 मोल है, ये 1 मॉलिक्यूल है, बोल रहा था कि नहीं बोल रहा था? NH3 के लिए बताया, 1-2 और बताया, तुम अभी भी वही फालतू गलती कर रहे हो। दिमाग में रखो कि जब ऐड करके U लगाते हैं तो वो 1 मॉलिक्यूल होता है, जब ग्राम लगा देंगे तो 1 मोल हो जाएगा। समझ में आया? वो सेकंड लेक्चर है, उसको देखना एक बार, ठीक है? थोड़ा सा एक वो बनेगा, फ्लो बनेगा, 1-2 बार देखो। चलो, कार्बन का 12, ऑक्सीजन का 16 इंटू 2 32 प्लस 12 44, तो 44U मीन्स 1 मॉलिक्यूल, G मतलब 1 मोल मॉलिक्यूल।
बात समझ में आई क्या? कार्बन उसमें कितना है 12 AMU, या यू लिख दो कोई दिक्कत नहीं, और ये कितना है 32 AMU। क्यों? क्योंकि 16 इंटू 2 मतलब 32। अब अगर मुझे कार्बन का परसेंटेज चाहिए बेटा तो कैसे मिलेगा? देखो कैसे मिलेगा, मैं 44U डिवाइड में रखूंगा, अब कार्बन यहाँ पे 12U रखूंगा और कर दूंगा इंटू 100। ये कैसे आया? देखो 12U कार्बन प्रेजेंट है 44U कार्बन डाइऑक्साइड में। अगर कार्बन डाइऑक्साइड 1U होता तो 12/44U कार्बन उसमें प्रेजेंट रहता। समझ में आया? अगर 100U होता मॉलिक्यूल टोटल तो कार्बन कितना रहता 12/44 इंटू 100। मैं वही किया हूं जो यहाँ पे कंसेप्ट बताया हूं बेटा। फ्रैक्शन या परसेंटेज निकालने का तो वो तो तुम जिस चीज के लिए भी पढ़ोगे। यहाँ पे बॉयज का परसेंटेज कितना है तो टोटल आपने वैल्यू निकाली 1 2 3 4 5 6 7 8 9 डिवाइड, डिनोमिनेटर में रखा 9, न्यूमरेटर में रखा 2 इंटू 100। गर्ल्स का परसेंट 7/9 इंटू 100। मतलब मेरे बोलने का मतलब परसेंटेज एक वो लॉजिक को कभी चेंज मत करो, वो जहां पे जो चीज है वहां पे लगाओ, यहाँ पे भी वही। अच्छा दूसरी बात, ऑक्सीजन का परसेंटेज अगर आप निकालोगे तो कैसे करोगे? सेम चीज 44 इधर 32 इंटू 100। इन दोनों में कोई रिलेशनशिप है क्या? बिल्कुल है। जैसा परसेंटेज में इन दोनों का परसेंटेज का सम 100 होगा क्योंकि आप परसेंटेज निकाल रहे हो। अगर 100 नहीं करते, फ्रैक्शन होता ना, तो इन दोनों का सम 1 आता। आ रही है बात समझ में? तो किसी भी एलिमेंट का बेटा, किसी भी एलिमेंट, अच्छा ये लिखोगे क्या? इसको लिखोगे क्या कहीं पे नोट करके? नहीं, जिसको लिखना है वो लिख लो भाई, लिखो इतना। हो गया? बेटा किसी भी एलिमेंट का परसेंटेज निकालोगे, किसी भी एलिमेंट का परसेंटेज निकालोगे तो फॉर्मूला क्या बनेगा भाई? ये सबको रटना नहीं है हम लोगों को, ये सबको समझना है हम लोगों को। ये सब कितनी बार भी रटो भूल जाओगे, एक बार समझ लिए कभी नहीं भूलोगे। समझ में आया? टोटल मास ऑफ द कंपाउंड क्या है? डिनोमिनेटर में रहेगा, बोलो। टोटल मास ऑफ एलिमेंट, जिस एलिमेंट का आपको परसेंटेज निकालना है, टोटल मास ऑफ एलिमेंट प्रेजेंट इन गिवन सैंपल, ये न्यूमरेटर में रहेगा। अब मैं ये क्यों लिख रहा हूं तुम लोगों को मैं बताऊंगा, ठीक है? और मैं अब क्या कर दूंगा बेटा, इंटू कर दूंगा 100।
तो जो एलिमेंट का परसेंटेज आप निकाल रहे हो वो निकल जाएगा। अब किसी कंपाउंड में एक से ज्यादा एलिमेंट्स प्रेजेंट है, उन सभी के परसेंटेज का सम क्या होगा? हमेशा 100 आएगा। बोलो हाँ, बोलो हाँ। और एक ये बहुत इंपॉर्टेंट बात समझो जो मैं बताना चाहता हूं। इंपॉर्टेंट बात क्या है बेटा, देखो ध्यान से। कार्बन का एक एटम ऑक्सीजन के 2 एटम से रिएक्ट करेगा और कार्बन डाइऑक्साइड का एक मॉलिक्यूल बनाएगा। मैं बोला था ना, रसना नहीं है ये कि ज्यादा पानी डालो कम पानी डालो बनना वही है मीठा, रसना, रूह अफ़ज़ा। समझ में आया? यहां पे कोई भी केमिकल रिएक्शन में जब रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स एक फिक्स्ड प्रोपोर्शन में रिएक्ट करेंगे तभी एक पर्टिकुलर कंपाउंड बनेगा। अगर वो प्रोपोर्शन चेंज हो गया तो कंपाउंड भी आपको प्रोडक्ट में चेंज मिलेगा। समझ में आ रहा है? तुम ये जो 1:2 रेशियो है इसको 1:1 करो, कार्बन डाइऑक्साइड नहीं मिलेगा, कार्बन मोनोऑक्साइड मिलेगा। अगर ये प्रोपोर्शन और चेंज हो गया किसी दूसरे रेशियो में तो तीसरा कोई कंपाउंड बनेगा। समझ में आ रहा है क्या? अगर आपने यहाँ पे, अच्छा जो एटम का रेशियो है तो मास का भी फिक्स्ड रेशियो कि एक फिक्स्ड मास से ही रिएक्ट करेगा, एक प्रोपोर्शन में ही रिएक्ट करेगा, एक रेशियो में ही रिएक्ट करेगा। जैसे 12/32 का रेशियो है, 6/16 का रेशियो है ना। देखो यहाँ पे ये 12U, ये 32U। रेशियो क्या है बेटा? 12/32। इसको सिंपल करेंगे तो 6/16, 3/8। कहीं पे भी कार्बन का 3x और ऑक्सीजन का 8x होगा तो कार्बन डाइऑक्साइड ही बन रहा है, याद रखना। लॉ ऑफ डिफाइनाइट प्रोपोर्शन अपन पढ़ेंगे। अब लेकिन मैं ये थोड़ी बता रहा हूं, मैं क्या बता रहा हूं समझो। ये प्रोपोर्शन फिक्स है। अगर कार्बन का मैं 2 एटम लूंगा, अगर मैं कार्बन का 2 एटम लूंगा तो मुझे ऑक्सीजन के, कार्बन डाइऑक्साइड बनाने के लिए मुझे ऑक्सीजन के कितने एटम की जरूरत पड़ेगी? 4 एटम की जरूरत पड़ेगी। बोलो हाँ। अगर मेरे को 2000 एटम मिल रहे हैं कार्बन का तो मुझे ऑक्सीजन के 4000 एटम की जरूरत पड़ेगी। अगर मुझे Na एटम्स मिल रहे हैं यहाँ पे तो मुझे 2Na एटम्स की जरूरत पड़ेगी। बोलो हाँ। प्रोपोर्शन वही है। परसेंटेज कंपोजिशन हम लोगों को एक बात सिखाता है बेटा कि तुम एक मॉलिक्यूल के लिए जो निकाले हो ना, अगर तुमने रैंडमली 10 ग्राम कंपाउंड ले लिया तो भी उस एलिमेंट का परसेंटेज उतना ही आना है। तुमने 100 ग्राम ले लिया, अगर मैं कार्बन डाइऑक्साइड 1 मॉलिक्यूल लूं, 10 मॉलिक्यूल लूं, 1 kg लूं, 10 ग्राम लूं, 20 ग्राम लूं, 50 ग्राम लूं, 1.258 ग्राम लूं, 3.625 ग्राम लूं, कुछ भी लूं, अगर उस पर्टिकुलर जो भी मैं सैंपल लूंगा उसमें कार्बन या ऑक्सीजन का परसेंटेज देखूंगा तो उतना ही आएगा जो मैंने एक मॉलिक्यूल के लिए निकाला है। वेरी नहीं करता कि ज्यादा लोगे तो अलग हो जाएगा, कम लोगे तो परसेंटेज मतलब परसेंटेज। एक मॉलिक्यूल में कार्बन का जो परसेंटेज है, किसी भी सैंपल के किसी भी मास के लिए भी कार्बन और ऑक्सीजन का परसेंट या एलिमेंट का परसेंट फिक्स होता है, बदलता नहीं है। आई बेटा बात समझ में? मतलब रैंडम मैं इसका 10 ग्राम देके भी क्वेश्चन को सॉल्व करने बोलूं तो तुम एकदम निश्चिंत कर सकते हो, क्योंकि परसेंटेज नहीं बदलता है। 10 ग्राम के लिए भी नहीं बदलेगा, 100 ग्राम के लिए भी नहीं बदलेगा, 1 ग्राम के लिए भी नहीं बदलेगा, एक मॉलिक्यूल के लिए भी नहीं बदलेगा। 1 मोल, जो 1 मोल का है वही 10 ग्राम का, वही 100 ग्राम का, वही 1 मोल का। बात मेरी समझ में आ रही है कि नहीं आ रही बताओ? तो इतना कॉन्फिडेंट रहो कि कोई भी मास दिया रहे कंपाउंड का, उसका एलिमेंट परसेंटेज फिक्स रहता है। आई बात समझ में? सिंपल एक क्वेश्चन देख लेते हैं अपन फिलहाल, है ना। क्वेश्चन 1 है ना, आपको बेटा सल्फर का और ऑक्सीजन का परसेंटेज निकालना है।
परसेंटेज कंपोजिशन या मास कंपोजिशन, है ना, इन सल्फर डाइऑक्साइड। चलो इसको जल्दी से बना के मेरे को बताओ। कितना आया? 50%। ठीक है, बहुत बढ़िया। कैसे करेंगे? सल्फर का कितना होता है बेटा? 32। ऑक्सीजन का क्या होगा? 16 इंटू 2 32, 32 32 64। सल्फर का कितना आया? सल्फर और ऑक्सीजन, सल्फर डाइऑक्साइड का कितना आया? 64। उसमें से सल्फर कितना है? 32 इंटू 100, आधा है, मतलब 50% आया। अब ऑक्सीजन कितना होगा? ये 50 तो अगला भी 50 ही होना है, सॉल्व करके भी देखोगे तो वही आना है। समझ में आ रहा है क्या? ये भी 32 बाय 64 इंटू 100, मतलब 50%। लिखेंगे क्वेश्चन, व्हाट इज द परसेंटेज कंपोजिशन ऑफ मैग्नीशियम, व्हाट इज द परसेंटेज कंपोजिशन ऑफ मैग्नीशियम इन, what is the percentage composition of magnesium in magnesium hydroxide, MgOH whole twice। मैग्नीशियम का परसेंटेज बताना है बेटा। हो गया? क्या होगा बेटा? इसका 24, ऑक्सीजन का 16 प्लस 1 17, 17 इंटू 2 34, 34 और 24, 24 होगा ना, 58। तो ये आ गया 58, ये आ गया तुम्हारा 24। मैग्नीशियम का निकालना है ना, 24 ही तो है, इंटू 100, काट पीट लो। तो 1200/29, कुछ ये 41.38% के आसपास आएगी वैल्यू। ठीक है, समझ में आया? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन लिखेंगे। .48 ग्राम ऑफ अ सैंपल ऑफ अ कंपाउंड, 0.48 ग्राम ऑफ अ सैंपल of a compound containing boron and oxygen, 0.48 gram of a sample of a compound containing boron and oxygen contains
0.192 gram of boron and 0.192 gram of boron and 0.288 gram of oxygen. 0.288 gram of oxygen. What will be the percentage composition of the compound? What will be the percentage composition of the compound? अगर एक मॉलिक्यूल के हिसाब से निकाल सकते हो तो जो भी दिया है उसके हिसाब से भी निकाल सकते हो, ठीक है। बताया ना कि वेरी नहीं करता करके। तो देख लो टोटल मास ऑफ द कंपाउंड क्या है, बोरॉन उसमें कितना था, ऑक्सीजन कितना था। हाँ बेटा, पक्का? क्या था क्वेश्चन? टोटल मास ऑफ द कंपाउंड कितना था बोलो? टोटल मास ऑफ कंपाउंड था 0.48 ग्राम। बोलो हाँ। मास ऑफ बोरॉन प्रेजेंट इन कंपाउंड कितना था? प्रेजेंट इन 0.48 ग्राम कंपाउंड कितना था? 0.192। तो अभी पूरा लिखो चीजों को सोचते सोचते। तो मास ऑफ ऑक्सीजन था क्या? प्रेजेंट इन 0.48 ग्राम कंपाउंड क्या हो जाएगा बेटा? 0.48 ग्राम टोटल है माइनस 0.192 ग्राम उसमें क्या है? बोरॉन है। तो बचा हुआ क्या हो जाएगा? ऑक्सीजन। अब कायदे से इसकी भी जरूरत नहीं है, क्यों? क्योंकि आप किसी भी एक का निकालोगे तो अगले का 100 माइनस करके परसेंटेज निकल ही जाना है। बोल रहे हो? समझ में आ रहा है? आ रहा है कि नहीं आ रहा है? हाँ, तो देखो यहाँ पे ये आपका हो जाएगा। अगर मुझे बोरॉन का परसेंटेज निकालना है बेटा, तो देखो 0.48 ग्राम और 0.192 ग्राम इनटू क्या करेंगे? 100 करेंगे, ठीक है क्या? सॉल्व करेंगे तो कितना आ रहा है इसका? 40, अप्रॉक्स 40। हाँ, ये कुछ देखो यहाँ पे ये 480 है, ये 0.192 है, ठीक है बेटा। अगर इसका मैं एक पार्ट को यहाँ 10 मल्टीप्लाई कर दूंगा यहाँ पे, तो ये कुछ 1.92 हो जाएगा। तो इसका 4 टाइम्स इससे कट गया, तो ये अप्रॉक्स कितना आ रहा है? 40%। अगर ये अप्रॉक्स 40% आ रहा है तो हमको पता होना चाहिए ऑक्सीजन का परसेंटेज क्या हो जाएगा? 60%। समझ में आ रही है क्या बात? बोलो, आ रही है? क्लियर है? चलो अब कुछ थोड़ा सा और दिमाग लगाना सीखो। इतना क्लियर है कि नहीं? किसका किसका क्लियर नहीं है बताओ? इतना समझ में आ गया? किसका किसका क्लियर है? हाथ ऊपर करो। समझ में आया ना? देखो भैया, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो। A compound contains 20%. A compound contains 20% nitrogen by mass. A compound contains 20% नाइट्रोजन बाय मास, या वेट भी हो सकता है बाय वेट, क्योंकि मास और वेट यहाँ पे सब बराबर है ना। सर वो जी मल्टीप्लाई करेंगे कि नहीं, ऐसा नहीं होता है ना केमिस्ट्री में। इफ वन मॉलिक्यूल ऑफ द कंपाउंड कंटेन्स if one molecule of the compound contains 2 nitrogen atoms
if one molecule of the compound contains two nitrogen atoms, then the molecular weight of the compound is, then the molecular weight of the compound is, then the molecular weight of the compound is, a compound contains 20% of nitrogen by mass. If one molecule of the compound contains two nitrogen atoms, then the molecular weight of the compound is. बस यही है क्वेश्चन. एक कंपाउंड है बेटा जिसमें नाइट्रोजन का परसेंटेज कितना है 20%, और उस कंपाउंड में नाइट्रोजन के कितने एटम्स प्रेजेंट है 2. तो आपको बताना है कि मॉलिक्यूलर वेट या मॉलिक्यूलर मास क्या होगा. दौड़ जाओ. Na के टर्म्स में क्यों आएगा. आप एक मॉलिक्यूल का भी निकालोगे तो वही आना है जो एक मोल का आना है, तो एक ही मॉलिक्यूल के हिसाब से कर लो काम. इसीलिए तो मैं छोटी छोटी बात बताता हूँ बेटा, जो तुम लोगों को लगता है कि पता नहीं सर क्यों बोल रहे हैं, समझ तो आ गया है. हाँ बेटा रहने दो तुम लोग. देखो इधर केमिस्ट्री नहीं चल रहा है बेटा, ये मैथ्स चल रहा है. आपको उस तरीके से सोचना है. क्या बोल रहा है बताओ एक बात. सबसे पहली लाइन बोल रहा है कि कंपाउंड है उसमें 20% नाइट्रोजन है. लेट मॉलिक्यूलर वेट ऑफ कंपाउंड इज कैपिटल M. ये पूरे मॉलिक्यूल का जो मास है, मॉलिक्यूल का वेट है, वो कैपिटल M है. हाँ वो पिछले में 0.48 था क्वेश्चन में. नहीं, लेट मॉलिक्यूलर वेट ऑफ कंपाउंड इज कैपिटल M. ठीक है, इसका 20% क्या है मास ऑफ नाइट्रोजन प्रेजेंट इन कंपाउंड कैपिटल M का 20% इज नाइट्रोजन. बोलो हाँ. उस कंपाउंड में 2 ही एटम है नाइट्रोजन के. वो जो कंपाउंड है उसमें नाइट्रोजन के 2 एटम, इसका मतलब क्या हुआ बताओ. नाइट्रोजन के 3 एटम हो सकते हैं. नहीं बोल रहा है 2 एटम है बस. मास ऑफ 2 एटम्स ऑफ नाइट्रोजन इज, एक का होता है 14, 2 का होगा 28.
मतलब इस मास का 20% 28 के बराबर होगा। बेटा तेरे को नींद वींद तो नहीं आएगी ना, पक्का बता तू सो तो नहीं जाएगी ना? तेरे समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? हाँ हाँ, फर्स्ट क्लास है ना। हाँ, पहले बोला कि एक कंपाउंड है उसमें 20% नाइट्रोजन है, फिर अगली लाइन ये है कि उस कंपाउंड में सिर्फ 2 एटम है नाइट्रोजन के। मतलब भाई उस मॉलिक्यूल में का जो 20% आ रहा है वो 28 के बराबर होगा, सीधी सी बात है। सॉल्व कर लो भाई। m का 20% जो है वो 28 के बराबर है, तो m कितना है? 28 इंटू 100 डिवाइडेड बाई 20। 140 आएगा बेटा। 140 का 20% आएगा, 140 का 20% जो है 28 के बराबर आएगा, जो कि 2 एटम बताता है। नहीं आया समझ में? थोड़ा थोड़ा है। थोड़ा थोड़ा किसको आया तेरे को? पूरा आया? थोड़ा थोड़ा आया? इसमें क्या थोड़ा थोड़ा आना है बताओ। देखो पहली लाइन को समझो, सीखो। एक मॉलिक्यूल है उसका 20% नाइट्रोजन है, समझ में आया? 20% नाइट्रोजन है मतलब इस मॉलिक्यूलर वेट का 20% नाइट्रोजन मिलने वाला है। इसमें 2 एटम ऑफ नाइट्रोजन प्रेजेंट है, मतलब उस कंपाउंड में टोटल नाइट्रोजन का के 2 एटम है, मतलब टोटल 28 यू है। मतलब m का 20% 28 के बराबर होगा। सॉल्व किया, आ गया m, कैपिटल M 140। समझ में आया कि नहीं आया? लिख, सोच सोच के बनाओ, नहीं समझ में आया तो फिर पूछो, फिर लिखते टाइम सोचते चलो। ओ भाई 28 का 100/20 होगा ना वो? हड़बड़ी क्या गलती कर रही है? बना ली थी पहले, मेरे को तो पता है बना ली थी, लेकिन वैसे ही बैठना है, आओ आए चाहे नहीं आए। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, ये बन गया सबका? हाँ, लिखो नेक्स्ट क्वेश्चन। हीमोग्लोबिन कंटेन्स hemoglobin contains 0.33%, hemoglobin contains 0.33% iron by mass. Hemoglobin contains 0.33% of iron by mass. The molecular mass of hemoglobin is
The molecular mass of hemoglobin is 67200. The molecular mass of hemoglobin is 67200. The number of iron atoms, the number of iron atoms, the number of iron atoms present in a molecule of hemoglobin is, the number of iron atoms present in a molecule of hemoglobin is. आयरन का एटॉमिक मास 56 होता है ना, ठीक है, ब्रैकेट में लिख लो एटॉमिक मास ऑफ आयरन इज 56. हाँ बेटा, 4 एटम, वेरी गुड. बन गया. चलो देखो इधर,
हीमोग्लोबिन का कितना परसेंट आयरन है? Fe का जो परसेंटेज है किसमें, इन हीमोग्लोबिन इज 0.33। बोलो हाँ। मॉलिक्यूलर वेट या मॉलिक्यूलर मास ऑफ हीमोग्लोबिन कितना है? 67200। अगर आपको मॉलिक्यूलर मास दिया है हीमोग्लोबिन का और उसमें आयरन का परसेंट दिया है, तो आप निकाल सकते हो कि मास ऑफ आयरन प्रेजेंट इन हीमोग्लोबिन इज, या आप पर मॉलिक्यूल निकाल सकते हो ना, एक मॉलिक्यूल में, एक मॉलिक्यूल Hb के एक मॉलिक्यूल में कितना आयरन प्रेजेंट है, कितना प्रेजेंट है? 67200। ये मॉलिक्यूलर मास है हीमोग्लोबिन का, और इसका 0.33% कितना है बेटा? आयरन है। तो देखो मैं यहाँ पे वही लिखा हूं, मास ऑफ आयरन प्रेजेंट इन Hb पर मॉलिक्यूल, क्योंकि ये एक मॉलिक्यूल का मास है और इसका 0.33% क्या होगा? आयरन होगा। बोलो हाँ। सॉल्व करेंगे। 672 इंटू 0.33 कितना आएगा ये अप्रॉक्स? सॉल्व किए हो? 672 इंटू 0.33। हाँ, रुक जाओ। 221.76 है ना, 221.76। अब देखो बेटा, एटॉमिक मास जो है वो कितना है? एक एटम का मास कितना है? 56। तो 221.6 में अप्रॉक्स कितने एटम होंगे? एटम तो ऐसा नहीं हो सकता आधा, पौना, 1, 2, 3, 4 या फिर 5। तो कुछ ये 56 में 4 टाइम्स में जा रहा है, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे इरर्स हो सकते हैं। तो एटॉमिसिटी, एटॉमिसिटी मतलब नंबर ऑफ एटम्स पर मॉलिक्यूल। कैसे निकलेगा? देखो, टोटल एक मॉलिक्यूल में आयरन कितना है? इतना। और एक एटम का मास कितना है? इतना। तो अप्रॉक्स ये 4 के आसपास आ रहा है, 4 एटम पर मॉलिक्यूल, 4 एटम ऑफ आयरन पर मॉलिक्यूल हो जाएगा। आई बेटा बात समझ में? हाँ, ये बेटा देखो, एक मॉलिक्यूल में टोटल मास आयरन का कितना था? 221.76 टोटल मास। एक बैग में 20 केजी बॉल्स रखी हुई हैं, मेटल बॉल्स। एक बॉल का वेट 2 केजी है। टोटल कितनी बॉल रखी हुई है? एक बैग है, उसमें टोटल 20 केजी बॉल्स, 20 केजी बॉल्स रखी हुई है। एक बॉल का वेट 20 केजी, 2 केजी है। एक बॉल का वेट 2 केजी है। टोटल कितनी बॉल्स? 10 बॉल। टोटल आयरन कितना है कंपाउंड में? इतना। और एक एटम का मास कितना है? इतना। तो इसी का मल्टीपल देखेंगे ना डिवाइड करके कि वैल्यू के आसपास कितनी आ रही है, उतने एटम है। नहीं आई बात समझ में? आई कि नहीं आई बात समझ में? बोलो, सबको आई? चलो, ये इतनी बातें हो गई बेटा, आगे बढ़े। लिख लो।
एक और अजीब सा क्वेश्चन दूं क्या? ये सब अजीब लग रहे हैं कि नहीं? ठीक है, हाँ ठीक है ना? लिखो, अब अजीब सा लिखो। नहीं बनाइए, नहीं लिखी है क्या? लिख ले बेटा, लिख ले, पहले लिख ले। लिखो, a compound contains 8% sulfur by mass. A compound contains 8% sulfur by mass. The minimum molecular weight of the compound is. A compound contains 8% sulfur by mass. The minimum molecular weight of the compound is. The minimum molecular weight of the compound is. ऐसा लगेगा कुछ चीज नहीं दिया हुआ है सर। ये वो जो नाइट्रोजन वाला था ना क्वेश्चन, उसी का भाई है। उसमें क्या बोल रहा था कि एक कंपाउंड है, उसमें 20% नाइट्रोजन है और उस कंपाउंड में 2 एटम है नाइट्रोजन के। यहाँ पे 2 एटम, 1 एटम कैसे, कुछ नहीं बताया है, बोला है बस मिनिमम मॉलिक्यूलर मास बताओ। हाँ 400, बिल्कुल एकदम सही। अब देखो उस क्वेश्चन और इस क्वेश्चन में क्या डिफरेंस है, देखो यहां पे भी हम बोलेंगे कि लेट मॉलिक्यूलर वेट ऑफ कंपाउंड इज कैपिटल M, ठीक है। अब इसका 8% टोटल मास ऑफ सल्फर प्रेजेंट इन कंपाउंड इज, इस मॉलिक्यूलर वेट का सल्फर कितना है 8%। अब यहां पे ये नहीं बोल रहा है कि एक्चुअल मास बताओ मेरे को कंपाउंड का, बोल रहा है कैलकुलेट मिनिमम मॉलिक्यूलर मास, या इसको इसमें ऐसे लिख सकते हो कैलकुलेट पॉसिबल मिनिमम मॉलिक्यूलर मास, कि भाई अगर मिनिमम कितना हो सकता है इस कंपाउंड का मास। तो देखो अगर वो कंपाउंड है उसमें सल्फर है, ये तो हमको पता चल गया है, और वो भी 8% ये पता चल गया है, आगे नहीं। अगर उसमें 2 एटम होगा तो उसके करेस्पॉन्डिंग एक मॉलिक्यूलर वेट आएगा, 3 एटम होगा तो उसका एक करेस्पॉन्डिंग मॉलिक्यूलर वेट आएगा, अगर सल्फर के 4 एटम होंगे तो उसके करेस्पॉन्डिंग एक मॉलिक्यूलर मास आएगा। अरे कम से कम मिनिमम मॉलिक्यूलर मास बोल रहा है, तो कम से कम कितना एटम होगा, 1। तो हम ये एज्यूम करते हैं कि एक ही एटम प्रेजेंट है, एक एटम है मतलब 32, ठीक है। तो M का 8% जो है वो कितना आ रहा है 32। हम ये सोचे कि भाई एक एटम प्रेजेंट है, क्योंकि उसी के करेस्पॉन्डिंग मिनिमम मॉलिक्यूलर मास मिलने वाला है। M इज इक्वल टू 32 इंटू 100 बाई 8। तो ये मिनिमम मॉलिक्यूलर वेट है, एक्चुअल नहीं है। एक्चुअल मास तो तब मिलेगा जब हम उस मॉलिक्यूल में एक्चुअल कितने सल्फर के एटम्स प्रेजेंट है ये हम उसके करेस्पॉन्डिंग निकालेंगे।
ये क्या है बेटा, मिनिमम मॉलिक्यूलर मास। एक्चुअल कब निकलेगा, जब उस कंपाउंड में एक्चुअल कितने एटम्स है, 2 है कि 3 है कि 4 है, मान लो 3 एटम है, तो फिर यहाँ पे 32 इंटू 3 से एक्चुअल मास निकल जाएगा। ये मिनिमम है, क्यों, क्योंकि हमने ये एज्यूम किया है भाई कम से कम एक एटम तो रहेगा, आधा तो रह नहीं सकता। 1.4 भाई या तो एक एटम या तो 2 एटम या तो 3 एटम, तो अगर सल्फर प्रेजेंट है तो मिनिमम कितना रहेगा, एक एटम, तो उसके करस्पॉन्डिंग मैंने मास निकाल लिया। आ रही है बात समझ में। तीनों चारों क्वेश्चन को देखो बेटा, पहला जो सल्फर डाइऑक्साइड का क्वेश्चन था वो तो ऐसे चंगू मंगू क्वेश्चन था, समझ में आ गया, लेकिन आपको उस परसेंटेज को सोच के, केमिस्ट्री का पार्ट नहीं है भाई, ये परसेंटेज का पार्ट है कि आप परसेंटेज को कितना अच्छे से जानते हो। समझ में आ रहा है क्या, एक बार रिवाइज करो और बताओ कि कहीं पे किसी को कहाँ तकलीफ है, कहाँ परेशानी है, कहाँ दुख है। कम से कम एक एटम तो ही होगा, तो उसके करस्पॉन्डिंग आएगा 400। अगर यही अगर 2 एटम होता तो 32 इंटू 2 तो 800 हो जाता। अगर 3 एटम होंगे तो 32 इंटू 3 तो 1200 हो जाता। तो मिनिमम मॉलिक्यूलर मास कब है, वो एक एटम की करस्पॉन्डिंग। आ गई बात समझ में, चलो देख लो भाई, एक बार रिवाइज कर लो, कोई तकलीफ है क्या। हो गया, चलो आ जाओ नेक्स्ट पार्ट थोड़ा सा देख लेते हैं। स्टोइकियोमेट्री को कंसंट्रेशन करते हैं थोड़ा सा, तो कंसंट्रेशन करने के बाद स्टोइकियोमेट्री कर लेंगे, ठीक है। क्या होता है बेटा कंसंट्रेशन, तो बता दे बेटा कम से कम। यूनिट अमाउंट ऑफ द सॉल्वेंट या यूनिट अमाउंट ऑफ द सॉल्यूशन, ठीक है। देखो कंसंट्रेशन अगर आपको बहुत अच्छे से समझना है ना, तो कंसंट्रेशन को समझने से पहले आपको बहुत अच्छे से समझना पड़ेगा कि सॉल्यूशन क्या होता है। समझ में आया क्या, और सॉल्यूशन क्या होता है ये अगर आप समझ गए तो आपको समझ में आएगा कि साइंस में हम लोग फैक्ट पढ़ते हैं, कंसेप्ट पढ़ते हैं, फालतू चीजें नहीं पढ़ते। सॉल्यूशन क्या होता है बेटा, सॉल्यूशन होता है होमोजीनियस मिक्सचर। क्या होता है,
होमोजीनियस मिक्सचर। अब ये होमोजीनियस मिक्सचर क्या होता है? तुम एक काम करो, तुम एक बर्तन में लो पानी, 2 बर्तन में लो सेम पानी, सेम पानी मतलब सेम अमाउंट ऑफ पानी। एक में डालो कागज, कचरा, कांच, जो भी है डाल दो। एक में दूसरा जो आपके पास वाटर रखा हुआ है उसमें आप डालो सॉल्ट या फिर शुगर। दोनों में क्या डिफरेंस दिख रहा है? जो ये दूसरा वाला है ना, ये होमोजीनियस मिक्सचर है। ये जो सॉल्ट या फिर शुगर है ना, वो पूरा यूनिफॉर्मली उसके पार्टिकल्स डिस्ट्रीब्यूट हो रहे हैं, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो रहे हैं। जबकि जो ग्लास या कचरा या फालतू रेत मिट्टी थी वो क्या हो गई है बेटा? वो या तो नीचे रह गई है या तो कहीं पे ज्यादा है कहीं पे कम है। उसको आप थोड़ा सा बर्तन को ऐसे टिल्ट कर दो तो अब वो कॉर्नर में आ जाएगी, सारी चीजें घुमा दो तो ऊपर अभी थे नहीं पार्टिकल्स, अब ऊपर आ जाएंगे, मतलब उल्टे हो गए तो नीचे पहुंच गए। यहाँ पे कुछ नहीं होता, तुम इसको गोल घुमा दो, पलट दो, टिल्ट कर दो। यहां पे क्या हुआ है, एक सब्सटेंस दूसरा जो सब्सटेंस में शुगर या फिर सॉल्ट वाटर में एक जैसा पूरा का पूरा डिस्ट्रीब्यूट हो गया है, मतलब यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूशन हुआ है। क्या होगा, क्या हुआ है बेटा? यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूशन। और जहां पे यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूशन होगा उसी को हम लोग क्या बोलते हैं बेटा? होमोजीनियस मिक्सचर। और होमोजीनियस मिक्सचर को ही क्या बोला जाता है बेटा? सॉल्यूशन। तो हम लोग सॉल्यूशन किसको बोल सकते हैं कि यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूशन, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूशन, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वन सब्सटेंस इनटू वन, और यहां पे ऐसा बोल सकते हैं बेटा, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टू और मोर देन टू सब्सटेंस क्या कहलाएगा? सॉल्यूशन। दो या दो से ज्यादा सब्सटेंस अगर एक दूसरे में यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूशन हो रखा है ना बेटा, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे? सॉल्यूशन। समझ में आएगा? अब क्योंकि यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूशन हो रखा है तो सिर्फ यहीं तक बात हमारी, यहीं तक हम पढ़ के छोड़ नहीं सकते, इसके आगे भी हमको समझना चाहिए। क्या चीज समझना चाहिए? देखो भाई, मैंने वाटर लिया 2 लीटर, मैंने यहां पे भी वाटर लिया 2 लीटर, मैंने यहां पे सॉल्ट डाला, सॉल्ट डाला 20 ग्राम, यहां पे मैंने वही सॉल्ट डाला 100 ग्राम। दोनों को डिसॉल्व किया, दोनों घुल गए, दोनों को डिसॉल्व किया, घुमाया, दोनों घुल गए। अब ये भी वही सॉल्यूशन है, ये भी वही सॉल्यूशन है, लेकिन ये सॉल्यूशन में 100 ग्राम गया, पूरा का पूरा 2 लीटर में घुल गया। इसी 2 लीटर में मैंने कितना डाला? 20 ग्राम डाला, वो भी पूरा घुल गया। अगर मैं नॉर्मल बोलूं तो ये यहां ये जो सॉल्यूशन है ज्यादा डेंस है सॉल्यूट के रेस्पेक्ट में। सॉल्यूट के पार्टिकल्स पूरे के पूरे 2 लीटर में गए, यहां पे भी गए, तो यहां वो जो सॉल्यूट के पार्टिकल्स है ना बेटा, मान लो इस तरीके से हैं, यहां कैसे होंगे? ये ज्यादा डेंस है ना, ये ज्यादा कंसंट्रेटेड है बोलूंगा मैं। सॉल्यूशन के रेस्पेक्ट में क्या बोलूंगा बेटा? ये ज्यादा कंसंट्रेटेड है। तुम अगर दिमाग लगाओगे ना तो इसका 5 टाइम्स है कंसंट्रेटेड है, 5 गुना ज्यादा कंसंट्रेटेड है, मतलब पार्टिकल्स का स्पेस बहुत कम है, 5 गुना ज्यादा डेंस है। तो फिर ये सॉल्यूशन सेम कैसे हुआ? ये क्या है बेटा? ये अगर मैं कंसंट्रेशन देखूंगा, कंसंट्रेशन देखूंगा तो ये ज्यादा कंसंट्रेटेड।
तो हमको कंसंट्रेशन, ये जो मैं कंसंट्रेशन बोल रहा हूं ये क्या है, ये बताएगा कि तुम्हारा सॉल्यूशन में पार्टिकल्स जो है वो कितने ज्यादा डेंस हैं। समझ में आया? तो कंसंट्रेशन क्या होता है? अमाउंट ऑफ सॉल्यूट। सॉल्यूट मतलब जो चीज मिली हुई है। जनरली सॉल्यूट हम किसको बोलते हैं? जो कम अमाउंट में होता है। जनरली हम सॉल्वेंट किसको बोलते हैं? जो ज्यादा अमाउंट होता है। तो अमाउंट ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन यूनिट अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट के रेस्पेक्ट में या फिर सॉल्यूशन के रेस्पेक्ट में, एक यूनिट अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट या फिर सॉल्यूशन के रेस्पेक्ट में कितना अमाउंट ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं बेटा? कंसंट्रेशन। अब देखो यहां पर से कंसंट्रेशन को थोड़ा सा मैथमेटिकली थोड़ा समझो। भाई 2 लीटर में मैंने सॉल्ट 20 ग्राम डाल दिया, 2 लीटर में मैंने सॉल्ट 100 ग्राम डाल दिया, इससे क्या हुआ? वही सॉल्ट तो है, इससे क्या हुआ? देखो इसके 1 लीटर के पास कितना पहुंचा? 50 ग्राम। इसके 1 लीटर के पास कितना पहुंचा? 10 ग्राम। इसके 500 ml के पास कितना पहुंचा? 25 ग्राम। इसके 500 ml के पास कितना पहुंचा? 5 ग्राम। समझ रहे हो? मतलब हर एक यूनिट वॉल्यूम छोटा से छोटा जाओगे तो आपको ज्यादा नंबर या मास मिलेगा सॉल्यूट का जो कंसंट्रेटेड है। अगर कोई भी 2 सॉल्यूशन है, यूनिट अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट या यूनिट अमाउंट ऑफ सॉल्यूशन के पास ज्यादा अमाउंट ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट है, मतलब वो ज्यादा कंसंट्रेटेड है। अगर किसी सॉल्यूशन में तुम निकाले, तुमने सॉल्व किया और तुमने यूनिट अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट या सॉल्यूशन के पास आपको कम अमाउंट ऑफ में सॉल्यूट मिला, मतलब वो डाइल्यूट है उसके रेस्पेक्ट में। समझ रहे हो बात को? तो कंसंट्रेशन हमको बताता है बेटा कि अमाउंट जो है वो पर यूनिट वॉल्यूम किसके पास ज्यादा है या किसके पास कम है या फिर कितना है। जैसे हर 1 लीटर के पास, इस सॉल्यूशन के 1 लीटर के पास कितना है? 50। इसके 1 लीटर के पास कितना है? 10। समझ में आया? अगर मैं ऐसा करूं कि मैं पर ml भी निकाल सकता हूं। इसके 1000 ml के पास कितना है? 50 ग्राम है ना। तो 1 ml के पास कितना मिला बेटा? ये 0.05 ग्राम पर ml मिला यहां पे, और ये 10/1000 0.01 मिला पर ml। इसका इस सॉल्यूशन का 1 ml लूंगा तो 0.01 मिलेगा, इसका 0.05 ग्राम मिलेगा। तो हर एक यूनिट वॉल्यूम के पास मास कितना है, अमाउंट कितना है, ये कौन बताता है? कंसंट्रेशन बताता है। बात समझ में आई कि नहीं आई? आ गई? कंसंट्रेशन में ना, कंसंट्रेशन और अमाउंट में डिफरेंस रहता है बेटा। कंसंट्रेशन क्यों निकालते हैं ये सब एग्जांपल से समझ में आएगा। देखो जैसे मान लो एक सॉल्यूशन है, इसमें हमको बताया गया कि इसके 10 लीटर में 20 मोल्स प्रेजेंट है। इसके 10 लीटर में कितने मोल्स प्रेजेंट है सॉल्यूट के? इसके 10 लीटर में 20 मोल्स डिसॉल्व हो रखे हैं। एक और सॉल्यूशन है, एक और सॉल्यूशन है। 2 लीटर सॉल्यूशन में 10 मोल्स है। ये सॉल्यूशन ए है, ये सॉल्यूशन बी है। कौन से सॉल्यूशन में सॉल्यूट का अमाउंट ज्यादा है? सॉल्यूट किसमें ज्यादा है? इसमें ज्यादा है। मैं क्या बोला? कौन से सॉल्यूशन में सॉल्यूट का अमाउंट ज्यादा है? 20 मोल्स है उस सॉल्यूशन में और यहां पे 10 मोल्स है। तो अगर मैं अमाउंट के बारे में बात करूंगा ना, तो सॉल्यूशन बी में बेटा ज्यादा है सॉल्यूशन ए के रेस्पेक्ट में। लेकिन अगर मैं बोलूंगा ना कि कंसंट्रेशन किसमें ज्यादा है, तो 20 मोल 10 लीटर के पास है
मतलब 1 लीटर के पास कितना गया, 2 मोल गया। बोलो, हर 1 लीटर के पास 2 मोल गया। यहां पे हर 1 लीटर के पास 5 मोल गया। अगर मैं कंसंट्रेशन बोलूंगा ना तो इसका ज्यादा है। हो सकता है कि 2 ml सॉल्यूशन का कंसंट्रेशन 1000 टाइम्स ज्यादा हो एक बड़े टैंकर के सॉल्यूशन से, क्योंकि कंसंट्रेशन अमाउंट पे डिपेंड नहीं कर रहा है, कंसंट्रेशन मास पर यूनिट वॉल्यूम, पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ द सॉल्वेंट या पर यूनिट मास ऑफ द सॉल्वेंट या पर यूनिट मास ऑफ द सॉल्यूशन। तो कंसंट्रेशन जो है वो एक इंटेंसिव प्रॉपर्टी है। इंटेंसिव मतलब जो मास पे डिपेंड नहीं करती। समझ में आया क्या? आप किसी भी सॉल्यूशन देखो, ये इसका कितना कंसंट्रेशन है, 2 मोल पर लीटर ना। इसका आप इतना सा ले लेना, उसका कंसंट्रेशन निकालोगे तो भी 2 मोल पर लीटर ही आएगा। आधा कर लो इसका, 2 मोल पर लीटर है कंसंट्रेशन। एक बूंद निकाल लो, एक ड्रॉप निकाल लो, उसका कंसंट्रेशन निकालो, 2 मोल पर लीटर। कंसंट्रेशन क्या होता है बेटा? कंसंट्रेशन इज इंटेंसिव प्रॉपर्टी। नॉट डिपेंड्स ऑन मास। आपकी इच्छा करे तो आप किसी सॉल्यूशन का 1 लीटर ले लो, 2 लीटर ले लो, तुमको लगेगा सर मैं तो अमाउंट चेंज कर रहा हूं, कुछ नहीं बदलने वाला। अगर आप कंसंट्रेशन के हिसाब से देख रहे हो ना तो कंसंट्रेशन नहीं बदलता है। आपकी जो इच्छा करे वो ले लो, एक बूंद ले लो, वही कंसंट्रेशन रहेगा। आई बात समझ में कि नहीं आई? हो गया? इसके आगे ना बेटा, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ 2 और मोर देन 2 सब्सटेंस इनटू अनदर सब्सटेंस कर देना, तो वो अनदर सब्सटेंस सॉल्वेंट हो जाएगा और ये सब क्या हो जाएंगे? सॉल्यूशन, सॉल्यूट हो जाएंगे।
हो गया। ये जैसे मैंने अभी ग्राम पर लीटर निकाला है, अमाउंट ऑफ सॉल्यूट इन अ यूनिट अमाउंट ऑफ सॉल्यूशन, मैंने क्या निकाला है, मास पर लीटर निकाला है ना, इसको मैं नंबर ऑफ मोल्स पर लीटर भी तो निकाल सकता हूं, मैं मास पर एमएल भी तो निकाल सकता हूं। अगर मैंने ये जो है इसको किसी स्पून से मैंने उसमें सॉल्यूशन में डाला था, तो मैं इसको स्पून पर लीटर भी तो निकाल सकता हूँ कि मैंने 2 लीटर में 4 स्पून डाली थी, तो 1 लीटर में कितना स्पून गया, 2 स्पून गया। मेरे पास बहुत सारे अलग अलग तरीके हैं कि नहीं तरीके हैं। तो कंसंट्रेशन को एक्सप्रेस करने का कोई सिर्फ एक ही तरीका नहीं है, बहुत सारे तरीके हैं। कंसंट्रेशन को एक्सप्रेस करने के बहुत सारे तरीके हैं बेटा, और वो तरीके क्या हो सकते हैं, एक हम लोग पढ़ते हैं बेटा मोलैरिटी, मोलैलिटी, मोल फ्रैक्शन, परसेंटेज, वेट बाय वेट, वेट बाय वॉल्यूम, वॉल्यूम बाय वॉल्यूम, नॉर्मैलिटी, स्ट्रेंथ, पार्ट्स पर मिलियन, बहुत सारे तरीके हो सकते हैं कंसंट्रेशन को एक्सप्रेस करने के, बहुत सारे तरीके। वो सारे तरीकों को नाम दे दिया गया है कि भाई इसको मैं मोलैरिटी बोलूंगा, इसको मैं मोलैलिटी बोलूंगा, इसको मैं मोल फ्रैक्शन बोलूंगा, इसको मैं परसेंटेज बोलूंगा। आपका कंसंट्रेशन मतलब अमाउंट ऑफ सॉल्यूट पर यूनिट अमाउंट ऑफ द सॉल्वेंट या फिर सॉल्यूशन को कैलकुलेट करने के एक ही तरीके नहीं है, बहुत सारे तरीके हैं। वो सारे तरीके आप कैलकुलेट कर सकते हैं, उसमें एक तरीका है बेटा मोलारिटी। क्या? मोलारिटी। स्टेप बाय स्टेप जाएंगे। अब कोई पूछेगा कि सर ये मोलारिटी क्या होती है, तो बेटा मोलारिटी होती है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 1 लीटर सॉल्यूशन। 1 लीटर सॉल्यूशन, हर 1 लीटर सॉल्यूशन में कितने मोल्स प्रेजेंट हैं, अगर आप ये कैलकुलेट कर लिए ना, मतलब आपको मोलैरिटी पता चल गया। पुरानी बातों को याद मत करो, अभी जो बोल रहा हूं उसको समझो। आपने एक सॉल्यूशन लिया, उसमें बताया गया कि 10 लीटर में 25 मोल्स प्रेजेंट है। आप ये सॉल्यूशन पढ़ रहे हो ना, तो आपको पता है ना कि ये 10 लीटर के सॉल्यूशन में 25 मोल्स पूरे के पूरे यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हुए होंगे। तो अगर 25 मोल्स जो है वो पूरे 10 लीटर में बिखरे हुए हैं, तो 1 लीटर के पास कितना गया, कैसे निकाले? 25 मोल्स जो है वो 10 लीटर में प्रेजेंट हैं, तो 1 लीटर के पास कितना जाएगा, 25/10 मोल जाएगा, मतलब 2.5 मोल पर लीटर। आप 100% इसलिए बोल सकते हो क्योंकि 100% ये सॉल्यूशन है, और सॉल्यूशन में पार्टिकल्स यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो गया होता है उनका पार्टिकल्स का। तो मेरे को 100% कंफर्म है कि 1 लीटर के पास कितना गया है, 2.5। 500 ml के पास कितना गया है, 1.25। अगर मैं हर 1 लीटर कहीं से भी 1 लीटर निकालूंगा तो मुझे उसमें 2.5 मोल्स मिलेंगे। तो ये क्या किया आपने, सिंपल सी बात है, आपको अगर वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन दिया है लीटर में और आपको टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट दिए हुए हैं, तो मोल पर लीटर आपको कैसे मिलेगा बेटा, सिंपल सी बात है, जो आपने किया है आपको वही करना है। क्या किया है आपने, आपने टोटल मोल्स को ऊपर रखा और वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन को डिनोमिनेटर में रखा। मैं वही चीज क्लास के स्टार्टिंग में ही तो बता रहा था कि जो भी यूनिट चीज है उससे डिवाइड करते हैं। आपको मोल, आपको 1 लीटर में निकालना है ना, आपको 1 लीटर में निकालना है ना, तो आप टोटल वॉल्यूम को डिवाइड कर दो, क्योंकि आप वॉल्यूम आपकी क्या है, आप क्या मान रहे हो, यूनिट, क्योंकि आपको मोल पर लीटर निकालना है।
समझ में आया? तो मोलैरिटी को कैलकुलेट करने के लिए आपको क्या चाहिए? इसको याद करने की, रटने की जरूरत है क्या? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, और नीचे क्या हो जाएगा बेटा? वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। यही तो आपने किया ना, आपने क्या किया? यही तो किया ना, 25 मोल्स डिवाइड बाय 10 लीटर, तो पर लीटर कितना आया? 2.5। उधर कुछ बचा तो नहीं था ना लिखने में कुछ? हाँ चलो क्वेश्चन लिखो। हो गया? नहीं हुआ है? लिखो 4 मोल्स ऑफ सॉल्यूट, 4 मोल्स ऑफ सॉल्यूट, 4 moles of solute present in 5 liter solution. 4 moles of solute present in 5 liter solution. Calculate molarity of the solution. Calculate molarity of the solution. हो गया? नेक्स्ट क्वेश्चन। जीरो 0.2 moles of solute, 0.2 moles of solute present in 200 ml solution. Calculate molarity of the solution. भाई मोलैरिटी मोल पर लीटर है ना, 1 लीटर में कितने मोल्स होंगे उसी को मोलैरिटी बोलते हैं, 1 ml में कितने होंगे उसको नहीं बोलते। मतलब ये कि जब आप क्या कर रहे हो बेटा, आपको क्या समझ में आया कि मोलैरिटी कैसे निकालते हैं? जो भी सॉल्यूट के नंबर ऑफ मोल्स हैं उससे वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन डिवाइड करते हैं, लेकिन जब आप वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन लीटर में रहेगा उसको डिवाइड करोगे तो नंबर ऑफ मोल्स पर लीटर आएंगे। अगर आपने नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट को वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन से डिवाइड किया, और वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन क्या है? पर ml है, ml में है, तो आपको नंबर ऑफ मोल्स पर ml आएंगे। वो मोलैरिटी नहीं है, मोलैरिटी क्या है? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 1 लीटर। तो जाहिर सी बात है कि आपको पर लीटर में कैलकुलेट करने के लिए आपका वॉल्यूम किस में होना चाहिए? लीटर में होना चाहिए।
तो इसका क्या तरीका है भाई, इसका एक तरीका ये है कि या तो आप वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन से डिवाइड करो इनटू 1000, जो कि ऊपर जाके क्या हो जाएगा, तो जब भी आपको मोलैरिटी लीटर में दिया रहे तो ऐसा करना, लेकिन अगर सॉरी वॉल्यूम किस में दिया रहे, लीटर में दिया रहे तो ये, लेकिन वॉल्यूम अगर एमएल में दिया रहे तो ये। आई बात समझ में, आई बात समझ में। तो क्वेश्चन था कि 0.2 मोल्स था ना, कितने एमएल में था, 200 एमएल में, इनटू 1000 कर दिए। तो देखो बेटा, आप ये 1000 को आप ये सोच रहे हो कि इसको मैं डिवाइड करके लेके आऊं, आप कैसे भी सोच सकते हो। देखो इसको हटा दो, 0.2 बाई 200 किया तो मोल पर एमएल मिला, तो 1 एमएल में जो भी वैल्यू आई है वो तो 1000 एमएल में 1 लीटर में मिल गया। ठीक है, तो ये हो गया 5 इंटू 0.2 1 मोल पर लीटर, या इसको मैं 1 मोलार भी बोलता हूं। क्या बोलता हूं, मोलार। समझ में आई बात। पहला क्वेश्चन, दूसरा क्वेश्चन, ठीक है। थर्ड क्वेश्चन लिखेंगे, 4 ग्राम NaOH is present in 4 gram NaOH is present in 50 ml solution. Calculate molarity of the solution. Calculate molarity of the solution. अब तीसरी बात क्या थी, ये क्यों अलग है दूसरे पहले के दो क्वेश्चन से, क्योंकि यहां पे आपको मास दिया है। अगर आपको मोलैरिटी NaOH की निकालना है बेटा, तो आपको क्या चाहिए, नंबर ऑफ मोल्स चाहिए, और वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन किसमें चाहिए, ml में भी रहेगा तो कोई दिक्कत नहीं है, इनटू 1000 कर लेंगे। बोलो हाँ। अब 4 ग्राम NaOH है, लेकिन मास है ना, मोलैरिटी तो मोल पर लीटर है, मोल पर लीटर है, मास पर लीटर, ग्राम पर लीटर थोड़ी है। तो मैं क्या करूंगा बेटा, डिवाइड बाई 40 कर दिया तो नंबर ऑफ मोल्स निकल गए, डिवाइड बाई कितने ml में था, 50 ml में, इनटू क्या कर दिए 1000, तो ये 50, ये हो गया 20 और ये हो गया 0 कटा। ठीक है, तो ये आपका हो जाएगा 2 मोल पर लीटर। आई बेटा बात समझ में। 3 क्वेश्चन हो गए, चौथा क्वेश्चन लिखेंगे। फोर ग्राम NaOH 4 gram NaOH is dissolved 4 gram NaOH is dissolved in 196 gram of water. 4 gram NaOH is dissolved in 196 gram of water. Calculate molarity of the solution. Calculate molarity of the solution if density of solution is 1 gram per ml. If density of solution is 1 gram per ml.
ठीक है। क्या हुआ भाई? बनेगा नहीं बनेगा तो बनाना तो गलत। स्टेप बाय स्टेप जाना है बेटा। सुनो, क्या कैलकुलेट करने बोल रहे हैं? क्या कैलकुलेट करने बोल रहे हैं? मोलैरिटी। मोलैरिटी के 50 तरीके नहीं है, एक ही तरीका है, नंबर ऑफ मोल्स बाय वॉल्यूम, और कोई तरीका नहीं है। तो मोलैरिटी हम लोग को कैलकुलेट करेंगे नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, और वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन अगर हमको ml में भी दिया रहेगा तो कोई दिक्कत? हमको नंबर ऑफ मोल्स चाहिए सॉल्यूट के और वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन चाहिए, इतना तो भाई बनता है, इसके अलावा नहीं बनता है। ठीक है क्या? क्या दिया है? मास ऑफ NaOH दिया है कितना? 4 ग्राम। और मास ऑफ क्या दिया है? वाटर कितना? 196 ग्राम। मास ऑफ सॉल्यूट और मास ऑफ सॉल्वेंट को मिला दोगे तो क्या होगा? मास ऑफ सॉल्यूशन इज इक्वल टू मास ऑफ सॉल्यूट प्लस मास ऑफ सॉल्वेंट। एक बार बताओ, तुमको वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन ही चाहिए ना, वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट चाहिए क्या? तो मास ऑफ सॉल्यूट कितना? 4 ग्राम। मास ऑफ सॉल्वेंट कितना? 196 ग्राम। टोटल कितना ग्राम? 200 ग्राम। टोटल 200 ग्राम सॉल्यूशन में 4 ग्राम सॉल्यूट है, इसका मतलब ये भी तो है, नहीं है क्या? हाँ कि नहीं? अब तुमको यहां पे दिया है डेंसिटी, दिया है कि नहीं दिया है? क्यों दिया है? क्योंकि बेटा, क्योंकि डेंसिटी, देखो देखो, डेंसिटी इज इक्वल टू होता है मास बाय वॉल्यूम। अगर मास और वॉल्यूम दिया है तो डेंसिटी निकल जाएगा, अगर वॉल्यूम और डेंसिटी दिया है तो मास निकल जाएगा, अगर मास और डेंसिटी दिया है तो वॉल्यूम निकल जाएगा। मास ऑफ सॉल्यूशन, अच्छा सुनो ध्यान से, देखो, जब तुम्हारे पास मास ऑफ सॉल्यूशन होगा और डेंसिटी भी किसका होगा? सॉल्यूशन का, तब आपको निकलेगा वॉल्यूम किसका? सॉल्यूशन का। तो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन किस में निकलेगा? ml में निकलेगा। पूछो क्यों? क्योंकि तुम्हारा जो मास है वो ग्राम में है और डेंसिटी क्या है? ग्राम पर ml में, तो ये ml में आएगा। मास कितना? 200 ग्राम। डेंसिटी कितना? 1 ग्राम पर ml। ग्राम ग्राम कटा, कितना आ गया? 200 ml। आपको वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन मिल गया भाई, है कितना? 200 ml इंटू 1000 कर दिए क्योंकि ml में है। कितना ग्राम NaOH था? 4 ग्राम। सॉल्यूट का कितना मोल? 0.1 मोल। अरे मानते हो कि नहीं मानते हो? अभी 4 ही 4 कितना कर रहे हो? 4/40, 4/40, 4/40। सॉल्व करो। ये हो गया 5, 0.1 इंटू 5, 0.5।
देखो चारों पांचों जितने क्वेश्चन किए हो उसमें तुमको कुछ अलग नहीं करना है, सब में नंबर ऑफ मोल्स पर लीटर ही निकालना था, लेकिन क्वेश्चन का फॉर्मेट सबका अलग था। समझ में आया क्या? कोई अलग चीज नहीं कर रहे हो, वही कर रहे हो जो तुम स्टार्टिंग क्वेश्चन से कर रहे हो, लेकिन आपको जो दिया हुआ है वहां तक, आपको जो चाहिए वहां तक पहुंचना पड़ता है ना बेटा, दिमाग लगा के। यही तो कंपटीशन है बस। डायरेक्ट फॉर्मूला लगा के रट के जाना कंपटीशन नहीं है, आपको वहां तक पहुंचना है, आपके आंसर तक। आप जो जानते हो गिवन से वहां तक पहुंचना ही मेन पार्ट होती है स्ट्रेटेजी क्वेश्चन बनाने की। ठीक है क्या? चलो नोट कर लो। अब आप स्टार्टिंग से पढ़ रहे हो कि पर लीटर ऑफ द सॉल्यूशन में कितना नंबर ऑफ मोल्स है, और आप सॉल्वेंट के रेस्पेक्ट में निकाल रहे हो तो मोलैरिटी थोड़ी निकलेगा, वैसा तो कोई टर्म ही नहीं है फिर वो। देखो आपके पास मोलैरिटी है, मतलब आपको क्या पता है? आपको पता है कि पर लीटर कितने मोल्स प्रेजेंट है, पर लीटर सॉल्यूशन में कितने नंबर ऑफ मोल्स प्रेजेंट है। जैसे किसी की मोलैरिटी 2 मोलार है, इसका मतलब 2 मोल सॉल्यूट प्रेजेंट इन ईच एंड एवरी 1 लीटर ऑफ द सॉल्यूशन, मतलब दो मोल हर 1 लीटर में है, तो 2 लीटर में कितने मोल होंगे? 2 मोलार सॉल्यूशन है तो 2 लीटर में कितने मोल होंगे? क्योंकि हर 1 लीटर में 2 मोल, तो दो लीटर में 4 मोल, 3 लीटर में 4 लीटर में। तो वैसे भी अगर आपको मोलैरिटी और वॉल्यूम दिया है तो आप उस सॉल्यूशन में टोटल कितने मोल्स हैं कैलकुलेट कर सकते हो। बोलो हाँ, फॉर्मूला चेंज थोड़ी हुआ, वही फॉर्मूला है भाई। देखो अब तुमको नंबर ऑफ मोल्स और वॉल्यूम दिया रहता है तो मोलैरिटी निकाल लेते हो, मोलैरिटी और वॉल्यूम दिया रहेगा तो नंबर ऑफ मोल्स निकल जाएंगे। बोलो हाँ। मतलब मेरे बोलने का मतलब क्या है बेटा, कि अगर आपको मोलैरिटी दी हुई है, मोलैरिटी ऑफ सॉल्यूशन मतलब नंबर ऑफ मोल्स इन 1 लीटर, मोल पर लीटर, और आपको क्या दिया हुआ है? वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन दिया है। तो इस पूरे सॉल्यूशन में टोटल कितने मोल्स हैं कैसे निकल जाएगा? टोटल मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन गिवन सॉल्यूशन इज इक्वल टू, जो भी सॉल्यूशन की मोलैरिटी है इनटू वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। बोलो हाँ, बोलो ना भाई। क्वेश्चन है
कैलकुलेट नंबर ऑफ मोल्स टू लीटर ऑफ 5 मोलर सॉल्यूशन, 5 लीटर ऑफ 0.01 मोलर सॉल्यूशन, 200 ml of 0.5 molar solution. जीरो फाइव 10 0.05 और इधर देखो इधर ये वाला तो सिंपल भाई। देखो ये अगर मोल, आप देखो ध्यान से मैं क्या बताना चाह रहा हूं कि ये हमेशा तो मोल पर लीटर ही रहेगा, तो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन भी क्या होना चाहिए, लीटर में ही होना चाहिए। बोलो हाँ। तो 5 मोल पर लीटर इंटू 2 लीटर मतलब 10 मोल। 0.01 मोल पर लीटर इंटू 5 लीटर 0.05 मोल्स। अब ये वाला जो पार्ट है बेटा, इसको ध्यान से देखो कि इसमें हम लोगों को ध्यान देना है कि ये ml में है और ये मोल पर लीटर होता है। तो 0.5 मोल पर लीटर से मल्टीप्लाई तो ml थोड़ी होगा, इसको लीटर में चेंज करना पड़ेगा। 1000 ml पर लीटर, ml कटा, ये लीटर में आ गया, तो ये हो गया बेटा आपका 5 0 पॉइंट ये 1 मोल पर लीटर। क्या तू 10 टू दी पावर, तेरे को अच्छा लगता है 10 टू दी पावर -2 -3 बोलना? अच्छा -1 बोली क्या? अच्छा ठीक ठीक ठीक। तो 0.1 बोल रही थी ना बेटा, क्या दिक्कत थी? अच्छा सॉल्व करते टाइम वैसी आया ना। ठीक है, और एक चीज समझो, जैसे ये है, मान लो कि मैं डिवाइड नहीं कर रहा हूं। देखो 1000 को सॉल्व लिख तो लिया, यही सही है, फॉर्मेट है। ml में लिखना फॉर्मेट है ही नहीं, वो तो गलत है। लेकिन बाई चांस मैंने ऐसे किया 0.5 मोल पर लीटर इंटू 200/1000 लीटर। अब मैं 0.5 इंटू 200 किया तो 5 इंटू 20 मतलब 100 आया, और 1000 को 10 टू द पावर -3 लिखा, तो मोल्स लिखूंगा कि नहीं लिखूंगा? मतलब कुल मिला के तेरा भाई 0.1 मतलब 10 टू द पावर -1 आ रहा है। लेकिन जब भी मैं इसको ml में लूंगा और मुझे लगेगा कि नहीं यार मेरे को इसको लीटर में चेंज नहीं करना है, मैं डायरेक्ट ml से ही मल्टीप्लाई कर दूंगा, तो ये एक्चुअल में मिली मोल रहेगा बेटा। मतलब अगर मैं 1000 नहीं लिखता, मैं 0.5 इंटू 200 करता, तो वैल्यू कितनी आती? 100। तो जब मैंने इसको लीटर में चेंज नहीं किया है तो मोल्स में आंसर नहीं आएगा, मिली मोल्स में आएगा। हाँ, अगर मैंने 200/1000 करके सॉल्व करके निकाल लिया है तो मोल में आएगा। आ रही बात समझ में? आ रही है कि नहीं आ रही बात समझ में? अगर बाई चांस, देखो एक गलत तरीका है, इधर मोल पर लीटर है, इधर आप ml से कैसे मल्टीप्लाई कर सकते हो? अगर आप कर दिए, अगर आपने उसको लीटर में बिना चेंज किए ही मल्टीप्लाई कर दिया, तो याद रखना कि वो आंसर मोल में नहीं है, वो मिली मोल में। समझ में आई बात? आई बात? नोट करेंगे।
ठीक है। अब नेक्स्ट क्लास में बेटा इसमें मिक्सिंग देखेंगे, ठीक है, और कन्वर्जन देखेंगे। हो गया? पन्ने पलट के चेक कर लो कहीं कोई प्रॉब्लम तो नहीं है आज की क्लास में। परसेंटेज कंपोजिशन में तो प्रॉब्लम नहीं है ना? हो गया? चलो